नमस्कार। आंसू पर मैं कई वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और उसको अभी पूरा होने में वक्त लगेगा। लेकिन कुछ लोगों के अभी एग्ज़ाम है, डेस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम है, तो क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लेते हैं। डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द थीम्स। ये इन गलत है यहाँ पे, एज एक्सप्रेस्ड इन जयशंकर प्रसाद आंसू। यानी जयशंकर प्रसाद के कविता आंसू में जो थीम्स दिखाई दे रही हैं, अभिव्यक्त हुई हैं, उनको डिस्कस कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिसिज्म इन आंसू। आंसू कविता में जो रोमांटिसिज्म के तत्व हैं उनको डिस्कस कीजिए। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, राइट अ नोट ऑन द पोर्ट्रेयल ऑफ द डिफरेंट शेड्स ऑफ नेचर इन आंसू। आंसू में जो अलग अलग आयाम दिखाए गए हैं प्रकृति के, अलग अलग रूप दिखाए गए हैं, रंग दिखाए गए हैं, उनका पोर्ट्रेयल कीजिए, उनको बताइए। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, डिस्कस द यूज ऑफ स्टाइल इन आंसू। यानी आंसू कविता की शैली क्या है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, थीम ऑफ द पैंग्स ऑफ सेपरेशन विरह इन द गार्डन ऑफ लोनलीनेस आंसू। तो जो एक थीम है, एक विषय वस्तु है, पैंग्स ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन जुदाई होती है और हिंदी में उसको विरह बोलते हैं, उर्दू में जुदाई बोलते हैं। तो एक दूसरे से अलग होना नायक और नायिका का, और तो उसके जब अलग होते हैं, वियोग होता है। विरह कब होता है? जब वियोग होता है। और जब संयोग होता है, मतलब दोनों का मिलन होता है, उसको संयोग बोलते हैं। तो पैंग्स का मतलब है दर्द, पीड़ा। तो विरह में पीड़ा होती है और ये विषय वस्तु यहाँ अभिव्यक्त की गई है आंसू में, तो वो आपको बतानी है। एक एक स्टेंजा आप बताते जाइएगा। अगर स्टेंजा आपको याद है, नहीं तो जितना आपने पढ़ा है वो आप डिस्कस कर देंगे, वो काफ़ी होगा। ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं, उनमें जितने स्टेंजा मैंने आपको पढ़ाए हैं, आप उतना ही लिख देंगे, वो आपका सफिशिएंट आंसर होगा। फिर ये सिक्स्थ वाला देखिए, डिस्कस द प्लॉट ऑफ आंसू। प्लॉट में भी वही विषय वस्तु आता है, मतलब क्या क्या दिया गया है। यानी जो कथानक होता है, प्लॉट की वैसे हिंदी जो होती है कथानक कहते हैं उसको। तो यहाँ एक कथानक चलता है, एक पूरा नायक का बिछड़ना नायिका से। तो वो जो सारा परिदृश्य है यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, जिसका वर्णन किया गया है, वो आपको इसके आंसर में लिखना है। देखिए, सारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज अलग है, अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन लगभग सभी में आपको लिखना वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है। जितने स्टेंजाज आप पढ़ चुके हैं, आप और हो सके तो आप थोड़ा और ख़ुद से पढ़ लीजिएगा, और जो जो वहाँ वर्णन किया गया है, जो जो डिस्क्रिप्शन है, उसको आप दे दीजिएगा। अभी यहाँ मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करूँगी इसी वीडियो में, तो वो आपका सफिशिएंट मैटर होगा। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखिए, जो आपका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मैं तैयार करवाती हूँ, उसी में से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के भी आंसर तैयार हो जाते हैं। पहला देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन आंसू। यानी आंसू की भाषा पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। डिस्कस द थीम ऑफ प्रसाद आंसू। तो ये थीम वाला क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है, विषय वस्तु को डिस्कस कीजिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डेलिनेशन ऑफ नेचर इन आंसू, ये भी ऊपर आ चुका है। राइट अ नोट ऑन द पोइटिक एलिमेंट्स इन प्रसाद आंसू। तो प्रसाद के आंसू में जो पोइटिक एलिमेंट्स हैं, यानी काव्य सौष्ठव्य या कविता के जो तत्व हैं, वो आपको डिस्कस करने हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, या जिस तरीके की वो इमेजेस क्रिएट करते हैं। जब आप पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि देखिए कैसी कैसी तस्वीरें उन्होंने यहाँ बनाई हैं। बिल्कुल हमारे सामने आ जाता है सब कुछ, जैसे हमारे सामने घटित हो रहा हो, नायिका जैसे हमारे समक्ष हो, है ना, उसका जो रूप है, उसका जो सौंदर्य है, जैसे हम अपनी आँखों से देख रहे हों, तो इस तरीके का वर्णन है, तो वो पोइटिक एलिमेंट्स में आएगा। फिर देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक थीम ऑफ आंसू। तो आंसू की जो मौलिक विषय वस्तु है, मूल विषय वस्तु है, वो क्या है ना, तो वो पैंग्स ऑफ सेपरेशन ही है। ऊपर जो दे रखा है यही विषय वस्तु है उसकी। फिर डिस्कस द ओपनिंग ऑफ द आंसू। तो आंसू शुरू कैसे होता है आपको याद होगा, जो हमने पहला स्टेंजा पढ़ा था,
है ना, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, वहाँ से शुरू होता है। तो अब जब हम पहला स्टेंजा पढ़ते हैं तो वहीं से हमको दिख जाता है कि यहाँ जो थीम है, जो विषय वस्तु है, वो बड़ी दर्द भरी हुई है। यहाँ नायक अपनी नायिका से वियोग की अनुभूति कर रहा है, अलग है, एक दूसरे से अलग हो चुके हैं नायक और नायिका। तो पहला ही स्टेंजा हमको बता देता है कि इसकी थीम क्या है। बल्कि मेरा तो आपको सजेशन ये रहेगा कि पहला स्टेंजा तो आप रट ही लीजिए, है ना। हिंदी में तो आपको रट गया होगा, मैंने गाया था, दो तीन बार गाया था पहला वाला स्टेंजा, तो उसी तरीके से आप गा गा कर प्रैक्टिस कर लीजिए, वो तो आपको आराम से याद हो ही जाएगा। एक बार उसको भी लिख दीजिएगा, हिंदी में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका ये जो पेपर है वो पूरा ही ट्रांसलेशन पर आधारित है। तो इंग्लिश के साथ अगर आप हिंदी वाला भी स्टेंजा लिख देंगे तो इससे अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि आपने दोनों ही वर्जन पढ़े हुए हैं। तो जो इंग्लिश वाला वर्जन है, इन दिस पिटियस हार्ट नाउ द क्रिपल रागिनी प्लेज, वाई डज द मोन ऑफ इट्स नोट्स स्वेल विद एन एंडलेस एक, ये भी आपको याद होगा, पहला स्टेंजा है। तो ये तो आप रट ही लीजिए पहला स्टेंजा। चाहे कोई भी आपका आंसर हो, क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो, ज़रूर डाल दीजिएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में तो ज़रूर आप एक कोटेशन डालिएगा, एक दो कोटेशन। उसके बिना लॉन्ग आंसर थोड़े से मतलब अगर वो डाल देंगे, वैसे तो उसके बिना काम चल जाता है, लेकिन अगर आप कोटेशन डाल देते हैं अपनी तरफ से, रट पाते हैं कोटेशंस को, तो और भी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ सेपरेशन हैज़ बीन डिस्कस्ड इन आंसू। तो किस तरीके की जुदाई दिखाई गई है यहाँ पर आंसू में, यानी आपने देखा ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और अपनी पत्नी को वो याद कर रहे हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डिस्कस नेचर ऑफ द पोएम आंसू। तो जो आंसू पोएम है उसकी नेचर, प्रकृति किस प्रकार की है, यानी दर्द भरी है, एलेजी है ना। इंग्लिश में जब आप पढ़े थे, आप सेकंड सेमेस्टर में जब थे, तो एलेजी आपने पढ़ी थी, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, टॉमस ग्रे की एलेजी थी जो किसानों की मृत्यु पर लिखी हुई थी। तो ये जो आंसू है ये भी एक तरीके से एलेजी है। वैसे ये प्रेम गीत है, लेकिन इसको हम एलेजी भी कह सकते हैं, क्योंकि अपनी पत्नी की मृत्यु पर उन्होंने ये लिखा है, तो ये एक एलेजी भी है। तो जब आपसे नेचर इस पोइम की पूछी जाए तो आप यही कहेंगे कि एक ये प्रेम गीत है, विरह में लिखा गया लव सॉन्ग है, लेकिन ये एक एलेजी भी है। किसी की मृत्यु पर लिखे जाने वाले गीत को हम एलेजी कहते हैं, पोइम को। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ आंसू, यानी जो आंसू कविता है उसका टाइटल यानी शीर्षक आंसू को आपको जस्टिफाई करना है, कैसे न्याय संगत है। तो कितना अच्छा टाइटल है, उनकी पत्नी की मृत्यु पर वो आंसू बहा रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो इससे बेहतर शीर्षक हो ही नहीं सकता था, इससे बेहतर टाइटल हो ही नहीं सकता था। एंड इट्स ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, और इंग्लिश में जो इसका ट्रांसलेशन हुआ है टाइटल का, द गार्डन ऑफ लोनलीनेस। लोनलीनेस अकेलापन होता है, गार्डन बगीचा, तो अकेलेपन का बगीचा, वो भी मतलब ऑलमोस्ट वही अर्थ लिए हुए है। तो दोनों ही टाइटल अपने आप में सुइटेबल हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसमें शायद ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एज अ पोइट। चाहे कोई भी पोइट हो, है ना, अगर आपके सिलेबस में कोई पोइट है तो उसको एज अ पोइट ज़रूर तैयार कीजिए। घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि अब इनको एज अ रोमांटिक पोइट आपको पूछा जा सकता है ना। कुछ पोइट हैं जैसे मिल्टन जब होता है तो एज अ क्लासिकल पोइट उसको पूछ लिया जाता है, या एज अ सोनेटियर उसे पूछ लिया जाता है। सिलेबस में जब पैराडाइज लॉस्ट होता है तो मिल्टन एज एन एपिक पोइट पूछ लिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन होता है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमेशा तैयार कीजिए। ऐसे ही जब एसेइस्ट आपके सिलेबस में एसेज होते हैं तो उस ऑथर को एज एन एसेइस्ट ज़रूर तैयार कीजिए, कोई एग्ज़ाम में ज़रूर आता है ये क्वेश्चन।
इसी तरीके से कोई ड्रामा अगर आपके सिलेबस में है तो एज अ ड्रामेटिस्ट ज़रूर तैयार कीजिए, जैसे शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिस्ट या जॉन गॉल्सवर्दी एज अ ड्रामेटिस्ट, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एज अ ड्रामेटिस्ट। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ज़रूर तैयार करने चाहिए, हमेशा एग्जाम में आते हैं। लैंग्वेज बदल जाती है क्वेश्चन की, लेकिन ये क्वेश्चन होता ज़रूर है एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले यही क्वेश्चन हम तैयार करते हैं और ये एग्जाम में घुमा फिरा कर आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। देखिए, इंट्रोडक्शन। जयशंकर प्रसाद इज कंसिडर्ड वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ रोमांटिसिज्म इन हिंदी लिटरेचर। तो जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य के जो 4 पिलर्स हैं, 4 स्तंभ हैं, उनमें गिना जाता है। अलॉन्ग विथ सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा एंड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महाश्वेता देवी मेरे दिमाग में थी क्योंकि महाश्वेता देवी अभी आपके सिलेबस में है ना, तो उनका नाम आ गया गलती से। तो ये तीनों के साथ मिलाकर इनको 4 स्तंभों में गिना जाता है। हिज स्टाइल ऑफ पोइट्री इज हार्ट टचिंग। उनकी जो शैली है कविता की वो दिल को छू लेने वाली है। आर्ट एंड फिलोसफी हैव बीन मिक्सड इन हिज राइटिंग्स। उनकी लेखनी में कला भी है और दर्शन भी है ना। आर्ट माने कला और फिलोसफी माने दर्शन, दोनों चीज़ें हैं। हिज वोकेबलरी मेनली कंसिस्ट ऑफ संस्कृत वर्ड्स। उनकी जो वोकेबलरी है, जो शब्दावली है, उसमें संस्कृत के शब्द काफ़ी हैं। द सब्जेक्ट ऑफ हिज पोइट्री इज़ वाइड। उनकी कविता का जो विषय है वो विस्तृत है। कामायनी इज़ हिज बेस्ट एपिक पोइम एंड आंसू इज़ हिज बेस्ट लिरिक पोइम। तो कामायनी उनकी सबसे अच्छी एपिक पोइम है, महाकाव्य है, और आंसू उनका बेस्ट लिरिक पोइम है। जयशंकर प्रसाद वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 30। ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ आपको उनके बारे में, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी बता चुकी हूँ। उनका जन्म और उनकी मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन ए में ज़रूर आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो आप नोट करके रखिएगा उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ। फिर देखिए, कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, यानी साहित्य में उनका योगदान। जयशंकर वॉज अ नोटेबल पोएट। तो वो एक उल्लेखनीय कवि थे, नॉवलिस्ट, उपन्यासकार थे, प्ले राइट, नाटककार थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइट, और वो लघु कथा लेखक भी थे। बहुत फेमस उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, जिसमें कि एक स्टोरी है उनकी पुरस्कार, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत अच्छी स्टोरी है। द नेम ऑफ जयशंकर प्रसाद इज़ इमॉर्टल इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जयशंकर प्रसाद का नाम अमर है। जयशंकर प्रसाद इज़ क्रेडिटेड फॉर मेकिंग हिंदी लैंग्वेज पॉपुलर अमंग द प्रेजेंट जनरेशन। तो जयशंकर प्रसाद को श्रेय जाता है, उन्होंने हिंदी भाषा को वर्तमान पीढ़ी में पॉपुलर बनाया, लोकप्रिय बनाया। It is an ironic fact about Jayashankar Prasad that he had to drop out of school at a very early age. यानी ये बड़ी विडम्बना है जयशंकर प्रसाद के बारे में कि उनको स्कूल छोड़ना पड़ा था बहुत छोटी उम्र में, ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज फैमिली, क्योंकि उनके परिवार की कुछ आर्थिक कठिनाइयाँ थीं। बट हिज लव फॉर लिटरेचर नेवर डाइड डाउन। लेकिन साहित्य के प्रति उनका प्रेम कभी ख़त्म नहीं हुआ। बिसाइड्स हिंदी, जयशंकर प्रसाद वॉज इंटरेस्टेड इन अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। हिंदी के अलावा जयशंकर प्रसाद कई भाषाओं में रुचि रखते थे। However, he opted for Hindi to express his thoughts in the form of poems, stories and novels. लेकिन अपनी कविताएं लिखने के लिए, कहानियाँ लिखने के लिए और उपन्यास लिखने के लिए उन्होंने हिंदी भाषा को ही चुना। He is one of the greatest literary figures in modern Hindi writers. तो जो आधुनिक हिंदी के लेखक हैं उनमें महानतम साहित्यिक विभूति हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एंड मुंशी प्रेमचंद आर रिमेंबर्ड एज द पिलर्स ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो इन लोगों को भी हिंदी साहित्य के स्तंभों के रूप में गिना जाता है। फिर है हिज कंट्रीब्यूशन टू पोइट्री, कविता के क्षेत्र में उनका योगदान। नेक्स्ट हेडिंग है कामायनी एंड आंसू आर हिज मोस्ट पॉपुलर पोइम्स। तो कामायनी और आंसू उनकी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कविताएं हैं। इट इज़ ट्रू दैट नो डिस्कशन ऑन द कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स
by Jaishankar Prasad is complete without a complete reference to कामायनी। तो ये बात सच है कि जयशंकर प्रसाद के बारे में हम बात करें और कामायनी की बात ना करें तो बात अधूरी रहेगी। फॉर इट इज़ नॉट ओनली द मोस्ट पॉपुलर वर्क ऑफ जयशंकर प्रसाद बट ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट पोइम्स इन हिंदी लिटरेचर, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद का न केवल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ग्रंथ है बल्कि हिंदी साहित्य के सबसे अच्छे ग्रंथों में कामायनी को गिना जाता है। हालांकि आपके सिलेबस में कामायनी नहीं है, आंसू है, लेकिन फिर भी कामायनी के बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है और इस आंसर में आप कामायनी के बारे में भी ज़रूर बताएंगे, क्योंकि जब आप पोइट को डिस्कस करते हैं तो आप सिर्फ उस टेक्स्ट को ही डिस्कस ना करें जो आपके सिलेबस में है, बल्कि यदि आपको ज्ञान है किसी और भी टेक्स्ट का, उस पोइट के, उस लेखक के, तो ज़रूर अपने आंसर में उसके बारे में लिखें। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड बेस्ट महाकाव्य इन हिंदी लिटरेचर। तो कामायनी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे अच्छा महाकाव्य है हिंदी साहित्य का। बेस्ट नहीं, यहाँ वन ऑफ द बेस्ट लिखिएगा, है ना, क्योंकि और भी बहुत अच्छे अच्छे महाकाव्य हैं। द सेंट्रल कैरेक्टर्स आर मनु, इड़ा एंड श्रद्धा। तो जो मुख्य पात्र हैं मनु, श्रद्धा और इड़ा हैं। दे आर डिस्क्राइब्ड through their actions in the poem based on the mythological story of the great flood। तो एक बहुत बड़ी बाढ़ का जिक्र हर धर्म में, हर संस्कृति में, हर सभ्यता में आता है। तो हमारी जो सभ्यता है, हिंदू सभ्यता, संस्कृति, उसमें भी एक बाढ़ का जिक्र आता है। तो उसी संदर्भ में ये ग्रंथ लिखा गया है। आंसू इज़ एन एलेजी कंपोज इन मेमोरी ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ। तो आंसू जो आपके सिलेबस में है वो उनकी पत्नी, पहली पत्नी की जब मृत्यु हो गई तो उनकी याद में लिखा हुआ एक एलेजी है, शोक गीत है। इट इज़ अ लिरिक ऑफ लव, ये एक प्रेम गीत भी है। हिज मेजर पोइटिक वर्क्स इंक्लूड, उनके जो मुख्य काव्य रचनाएं हैं उनमें कानन कुसुम है, महाराणा का महत्व है, फिर झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी है, प्रेम पथिक है, एक घूंट और आत्मकथा। ये सारे ग्रंथ हैं उनके। अब जैसे मैं आपसे कह रही थी कि एक लॉन्ग आंसर में से कई शॉर्ट आंसर बन जाते हैं। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जयशंकर प्रसाद टू पोइट्री। तो ये वाला जो हेडिंग है, हिज कंट्रीब्यूशन टू पोइट्री, ये आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। इतना लिख देंगे वो काफ़ी होगा अगर आपसे कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है। अब इसी तरीके से देखिए ये नेक्स्ट हेडिंग है, क्वालिटीज़ ऑफ पोइट्री। अब ये भी आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्वालिटीज़ ऑफ जयशंकर प्रसाद पोइट्री। तो ये इतना सा आप लिख दीजिए, उसका आंसर हो जाएगा। प्रसाद इज़ अ लिरिक पोइट। तो प्रसाद एक लिरिक पोइट हैं। ही इज़ अ पोइट ऑफ लव, वो एक प्रेम के कवि हैं। हिज पोइट्री हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ लिरिकल पोइट्री। तो उनकी कविता में सारे क्वालिटीज़ हैं, सारे गुण हैं लिरिकल पोइट्री के। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो लिरिकल पोइट्री की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो ये हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होती हैं, बहुत ताकतवर भावनाएं होती हैं, भावनाओं का एकदम ज्वार होता है ना। जब आपने जितने भी मैंने पढ़ाए हैं वो स्टेंजाज आपने पढ़े हैं तो देखते हैं ना कितना तेज ज्वार है भावनाओं का। ग्रेट आइडियाज़, महान विचार होते हैं। सब्जेक्टिविटी ऑफ थॉट एंड फीलिंग। देखिए सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी, इन दोनों में फ़र्क जान लीजिए। मैंने वैसे कई बार डिस्कस किया है लेकिन शायद आप भूल गए हों। जब कोई पोइट या कोई लेखक को अपने बारे में लिखता है तो वो सब्जेक्टिविटी कहलाती है, आत्मपरक, हिंदी में इसको बोलते हैं आत्मपरक। और जब कोई कवि या लेखक दूसरों के बारे में लिखता है, किसी वस्तु के बारे में, तब वो कहलाता है ऑब्जेक्टिविटी, यानी वस्तुपरक, और ये हुआ आत्मपरक। तो सब्जेक्टिविटी ऑफ थॉट एंड फीलिंग, यहाँ क्या है, आत्मपरक है। उन्होंने अपने बारे में लिखा है, जो उनके थॉट हैं, विचार हैं, फीलिंग है, भावनाएं हैं। हाई इमेजिनेशन, उच्च कोटि की कल्पना है। एंड पिक्टोरियल आर्ट, और पिक्टोरियल आर्ट यानी जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल आपके सामने दिखती हैं। जब उन्होंने डिस्क्राइब किया है, नेचर को डिस्क्राइब किया है या अपनी महबूबा की खूबसूरती को डिस्क्राइब किया है, तो आपके सामने एक तस्वीर बन जाती है।
तो ये रोमांटिसिज्म की क्वालिटीज़ होती हैं और ये सारी क्वालिटीज़ उनकी कविता में हैं। ही शोज़ अ वंडरफुल एबिलिटी ऑफ कंपोजिशन, तो उनकी कविताओं में हमको बड़ा आश्चर्यजनक एबिलिटी माने क्षमता दिखती है कंपोजिशन की यानी लेखन की। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आंसू इज़ अ लॉन्ग पोइम कंसिस्टिंग ऑफ 1 लाइन 90 स्टेंजास ऑफ 4 लाइन्स ईच। आंसू इनकी एक लंबी कविता है जिसमें 190 स्टेंजा हैं और हर स्टेंजा में 4 लाइन्स हैं, 4 पंक्तियां हैं। इट में रफली बी डिवाइडेड इनटू 17 बुक्स, और उसको रफली 17 किताबों में डिवाइड किया जा सकता है। और किस बुक में कितने स्टेंजाज हैं ये मैंने जो पहला वीडियो बनाया था आंसू पर उसमें डिस्कस किया था, आपको याद होगा किस तरीके से बुक्स में डिवाइड किया गया है 190 स्टेंजाज को। फिर नेक्स्ट हेडिंग देखिए, अ पोइट ऑफ लव। तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जयशंकर प्रसाद एज अ पोइट ऑफ लव, प्रेम के कवि के रूप में। प्रसाद इज अ पोइट ऑफ लव, प्रसाद प्रेम के कवि हैं। इन आंसू ही एक्सप्रेसेस हिज डीप लव फॉर हिज डियर डिपार्टेड वाइफ। तो आंसू कविता में वो अपना गहरा प्रेम अभिव्यक्त करते हैं अपनी पत्नी के लिए जो इस दुनिया से जा चुकी हैं। शी डाइड यंग लिविंग हिम अलोन इन द वर्ल्ड। तो बहुत अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई और वो इस संसार में उनको अकेला छोड़ गई। ही क्लेम्स विद प्राइड, वो बड़े गर्व के साथ ये दावा करते हैं दैट द स्काई इज़ फुल ऑफ शाइनिंग स्टार्स दैट सिम्बलाइज हिज बर्निंग पैशन फॉर हिज बिलवेड वाइफ। कि वो बड़े शान से ये दावा करते हैं कि ये आसमान जितने चमकते हुए सितारों से भरा हुआ है वो सिंबल हैं, वो प्रतीक हैं उनकी भावनाओं के, उनकी जलती हुई ज्वलंत भावनाओं का जो उनकी पत्नी के प्रति उनके दिल में हैं। ही रिमेंबर्स द स्वीट मोमेंट्स ऑफ ग्रेट यूनियन विद हर। तो वो याद करते हैं उन पलों को जो खूबसूरत पल हैं जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बिताए हैं। इट इज़ हिज प्राउड क्लेम, तो गर्व मिश्रित उनका ये दावा है दैट द स्टार्स आर मार्क्स ऑफ हिज यूनियन विद हर, कि ये जो सितारे हैं वो चिन्ह हैं अपनी पत्नी से उनके मिलन के। शी इज़ नो मोर बट द मेमोरी ऑफ हर लव विल नेवर डिक्लाइन। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही लेकिन उनकी जो याद है, उनकी जो स्मृति है उनके प्रेम की, वो कभी उसका डिक्लाइन माने पतन नहीं होगा, कभी क्षय नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगी। फिर नेक्स्ट हेडिंग देखिए, स्ट्रॉन्ग इमोशंस यानी तीव्र भावनाएं। प्रसाद expresses the strong emotions of grief caused by untimely death of his wife। तो जो अकाल मृत्यु हुई उनकी पत्नी की, उससे जो दुख पैदा हुआ उनके हृदय में, उसको अभिव्यक्त किया है प्रसाद ने अपनी कविताओं में। ही बिकम्स इम्पेशेंट, वो अधीर हो जाते हैं। हिज हार्ट इज़ फिल्ड विद डीप एगनी, उनका हृदय गहरे दुख से भर जाता है। ही इज़ अपसेट, वो परेशान हो जाते हैं। ही शेड्स टीयर्स, वो आंसू बहाते हैं। बट द ऑलमाइटी डू नॉट अपीयर सिंपैथाइज्ड विद हिम, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ईश्वर को उन पर दया आती हो। हिज लाउड क्राइज आर नॉट एबल टू विन ऑलमाइटीज फेवर, वो इतनी ज़ोर से आहें भरते हैं लेकिन ईश्वर की कृपा फिर भी उनके ऊपर नहीं होती। एंड ही गेट्स नो रिलीफ फ्रॉम हिज डीप सॉरो, और उन्हें अपने गहरे दुख से कोई राहत नहीं मिलती। हिज माइंड इज़ डिवॉइड ऑफ पीस, उनके मस्तिष्क में शांति नहीं है। फिर है अ पोइट ऑफ होप यानी आशा के कवि। प्रसाद इज़ अ पोइट ऑफ होप, प्रसाद आशा के कवि हैं। ही एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑफ होप इवन इन अटमोस्ट ग्लूम ऑफ सोरो। तो जो उनका दुख है और दुख का जो अंधेरा है उसमें भी वो उम्मीद की किरण देखते हैं। ही मेक्स एफर्ट्स टू गेट ओवर हिज ग्रीफ बाय सीइंग द ब्यूटी ऑफ हिज बिलवेड इन ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। तो प्रकृति की जो चीज़ें हैं, प्रकृति में अपनी पत्नी की छवि या अपनी पत्नी की खूबसूरती को देखकर वो अपने दिल को राहत देने की कोशिश करते हैं, अपना दुख कम करने की कोशिश करते हैं। ही एक्सप्रेसेस थॉट्स ऑफ होप, वो जो विचार अभिव्यक्त करते हैं, उम्मीद से भरे हुए विचार अभिव्यक्त करते हैं। इन द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज में, ही विशेस टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज
beloved, blessed with innocent beauty। तो उगते सूरज में वो अपनी प्रिय पत्नी की छवि देखते हैं जिनकी खूबसूरती बड़ी इनोसेंट थी, मासूमियत से भरी हुई थी। फिर नेक्स्ट हेडिंग देखिए, अ पोइट ऑफ ह्यूमन सफरिंग, यानी जो मनुष्य की पीड़ा है उसके कवि हैं। ये भी आपसे अलग से पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। राइट अ नोट ऑन जयशंकर प्रसाद एज अ पोइट ऑफ ह्यूमन सफरिंग। तो फिर आप इतना सा लिख दीजिएगा उसका आंसर, प्रसाद इज अ पोइट ऑफ ह्यूमन सफरिंग। तो प्रसाद मानवीय पीड़ा के कवि हैं। अनटाइमली डेथ ऑफ हिज डियर वाइफ इज अ पर्सनल ग्रीफ, उनकी पत्नी की असमय मृत्यु उनका एक व्यक्तिगत दुख है। हिज हार्ट इज फिल्ड विद नंबरलेस सॉरोज, उनका हृदय अनगिनत दुखों से भरा हुआ है। येट ही थिंक्स अबाउट द होल सफरिंग वर्ल्ड, इसके बावजूद वो सारे दुखी संसार के बारे में सोचते हैं। ही लुक्स एट द सफरिंग मैनकाइंड, वो दुखी इंसानियत की तरफ देखते हैं। एंड फील्स इंस्पायर्ड, और वो प्रेरणा अनुभव करते हैं टू बियर हिज ग्रीफ साइलेंटली, अपने दुख को शांति से सहन करने की प्रेरणा उनको मिलती है इस चीज़ से कि सारी दुनिया दुखी है। द एंटायर वर्ल्ड इज लॉन्गिंग फॉर लव, सारा संसार प्रेम की इच्छा रखता है। एंड सिंपैथी, और सहानुभूति की इच्छा रखता है। ओनली अ सफरर मे फील सिंपैथी विद अदर सफरर्स एंड गिव देम लव, केवल वो व्यक्ति जो खुद पीड़ित है उसे ही संसार से सहानुभूति हो सकती है और वो ही दूसरों को प्रेम दे सकता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट आइडियाज़ फिल्ड इन हिज पोइट्री। तो ये जो कविता है एक उदाहरण है कि किस प्रकार उनकी कविता में महान विचार भरे हुए हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग देखिए, अ पोइट ऑफ नेचर, प्रकृति के कवि। प्रसाद इज अ पोइट ऑफ नेचर, प्रसाद प्रकृति के कवि हैं। ही डिस्क्राइब्स ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स एंड गार्डन्स ऑन द वन हैंड, यानी एक ओर तो वो फूलों की और बगीचों की खूबसूरती का वर्णन करते हैं। एंड ऑन द अदर, और दूसरी ओर कंपेयर्स ह्यूमन ब्यूटी विद ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, इंसानियत जो इंसानी खूबसूरती है उसकी तुलना वो प्रकृति के तत्वों से करते हैं। द पोइट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ हिज बिलवेड वाइफ हु इज़ नो मोर, तो यहाँ कवि अपनी उस पत्नी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। ही क्लेम्स हर फेस वॉज ब्यूटीफुल लाइक द मून, वो ये दावा करते हैं कि उनकी पत्नी का चेहरा चांद की तरह खूबसूरत था। हर मून लाइक ब्यूटीफुल फेस वॉज सराउंडेड विद ब्लैक ट्रेसेस, और चांद जैसा सुंदर चेहरा उनकी पत्नी का काले काले बालों से घिरा हुआ था, काली काली लटें थीं बालों की। ही रेफर्स टू नेचुरल एक्शन टू एक्सप्रेस डीप फिलोसफिक थॉट्स ऑल्सो, और वो यहाँ पर कुछ नेचुरल एक्शन दिखाते हैं, उनका संदर्भ देते हैं, जैसे बालों की घिरती घटाएं और उनके बीच चमकती हुई बिजली, है ना। तो वो दिखाते हैं अपना जो डीप फिलोसफिकल थॉट एक्सप्रेस करते हैं, यानी गहरे दार्शनिक विचार भी उनके यहाँ अभिव्यक्त होते हैं। द पोइट पॉइंट्स आउट, कवि ये दिखाते हैं हाउ सेल्फिश मैन सिड्यूस, कि कैसे जो मतलबी इंसान हैं वो सिड्यूस करते हैं, मतलब कि अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं इनोसेंट गर्ल्स, मासूम लड़कियों को। एंड गिव देम अप, और उनका परित्याग कर देते हैं। आफ्टर सेटिस्फाइंग देयर लस्ट, जस्ट एज ब्लैक बीज सक द जूस ऑफ फ्लावर्स, जैसे कि जो भौरे हैं वो फूलों का रस लेते हैं। एंड देन फ्ली अवे इन सर्च ऑफ अदर फ्लावर्स, और फिर दूसरे फूलों की तलाश में चले जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सेंसुअस आर्ट, यानी सेंसुअस होता है जो हमारी इंद्रियों से हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने इस तरीके की तस्वीरें बनाई हैं शब्दों के माध्यम से कि हम उनको अपनी आँखों से देख सकते हैं, या फिर जो संगीत है उसको हम सुन सकते हैं, या फूलों की खुशबू है तो वो हम अपनी नाक से महसूस कर सकते हैं। तो ये सेंसुअस आर्ट कहलाती है ना, सेंसुअसनेस कहलाती है कविता में, जब आपकी इंद्रियों को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। प्रसाद इज़ अ सेंसुअस आर्टिस्ट, तो प्रसाद एक सेंसुअस आर्टिस्ट हैं, यानी इंद्रियों को
वो एक संतुष्टि देने वाले कवि हैं। ही ड्रॉज लाइवली वर्ड पिक्चर्स, तो ये तो बहुत बड़ी उनकी कला है, और मैंने आपको बीच बीच में बताई भी थी जब आप पढ़ रहे थे आंसू, कि किस तरीके से वो शब्दों के माध्यम से चित्र बनाते हैं। तो वो शब्द चित्र बनाते हैं। फॉर दिस पर्पस ही यूजेस पोइटिक इमेजरी, और इस उद्देश्य से वो पोइटिक इमेजरी प्रयोग करते हैं। एंड मेक्स अ मिथ ऑफ एन ऑर्डिनरी एक्शन, और एक ऑर्डिनरी एक्शन को यानी एक साधारण क्रियाकलाप को मिथ बना देते हैं, यानी एक पौराणिक कथा बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही टेल्स अबाउट हिज ब्यूटिफुल वाइफ्स फेस इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखिए कि किस तरीके से वो अपनी मरहूम पत्नी की चेहरे का वर्णन करते हैं। Who had bound the moon in these black chains? Why has the cobra's jewel bearing mouth filled with diamonds? तो ये स्टेंजा आपने पढ़ा ही था मेरे साथ पिछले वीडियो में। Her moon-like beautiful face can never be forgotten by him. तो चांद के जैसा जो उनका सुंदर चेहरा है वो कभी नहीं भूल पाते हैं। He remembers her youthful blue eyes, और यौवन से भरी हुई उनकी जो नीली आँखें थीं वो कवि को याद आती हैं। टू एक्सप्रेस हर अट्रैक्टिव ब्यूटी, उनकी खूब आकर्षक सुंदरता का वर्णन करने के लिए द पोइट यूजेस पोइटिक इमेजरी, तो कवि यहाँ पर काव्यात्मक तस्वीरों का प्रयोग करता है। ऑफ अ ब्लू कप फिल्ड विद रेड वाइन, जैसे कि एक नीला कप जो कि लाल शराब से भरा हुआ हो। He claims that her blue eyes invite with red intoxication of charming beauty. वो ये दावा करते हैं कि उनकी नीली आँखें अपनी ओर खींचती हैं, और जो उसमें लाल रंग के डोरे हैं, आँखों में एक लालिमा होती है ना, जो वाइट सफ़ेद वाला पार्ट होता है उसमें लाल डोरे पड़े होते हैं, तो वो एक नशा पैदा करते हैं, और उनकी खूबसूरती बड़ी चार्मिंग है, आकर्षक है। और ये रहा कंक्लूज़न, यानी निष्कर्षतः हम कर सकते हैं दस प्रसाद इज़ अ ग्रेट पोइट, यानी प्रसाद एक महान कवि हैं। हिज पोइट्री इज़ लिरिकल, उनकी पोइट्री लिरिकल है, उनकी कविता। इट हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड पोइट्री, और एक अच्छी कविता की सारी क्वालिटीज़, सारे गुण उनकी कविता में हैं। तो वो तो था अभी पोइट से रिलेटेड लॉन्ग आंसर, और जिसमें से कि बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर बन रहे थे पोइट से रिलेटेड। अब जो दूसरा लॉन्ग आंसर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो पोइम से रिलेटेड, जो आपकी पोइम है उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको तैयार रखनी है। क्वेश्चन कई तरीके से पूछ लिया जाता है, घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, लेकिन पोइम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो उसके आंसर में आपको यही मैटर लिखना होगा, और उसके शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होंगे उनमें इसके हेडिंग्स काम आएंगे। तो देखिए क्रिटिकल एप्रिसिएशन, अब ये भी देखिए, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ आंसू बाय जयशंकर प्रसाद, या फिर अकाउंट फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ जयशंकर प्रसाद आंसू, यानी जयशंकर प्रसाद की जो कविता आंसू है वो इतनी पॉपुलर क्यों है, लोकप्रिय क्यों है। जयशंकर प्रसाद आंसू एज अ लिरिक पोइम, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 3-4 तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर में आप यही लिखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जयशंकर प्रसाद आंसू इज़ अ पर्सनल पोइम, तो जयशंकर प्रसाद की आंसू एक व्यक्तिगत कविता है। इट इज़ एन एलेजी कंपोज इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, उनकी पत्नी की याद में लिखी गई ये एक एलेजी है, यानी शोक गीत है। ही लव्ड हर सो डीपली दैट ही डिड नॉट विश टू लिव विदाउट हर, वो अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते थे कि वो उनके बिना जीना नहीं चाहते थे। आफ्टर ग्रेट एफर्ट्स जयशंकर प्रसाद रिकवर्ड हिज बैलेंस ऑफ माइंड, बहुत प्रयासों के बाद जयशंकर प्रसाद ने अपना मानसिक संतुलन पुनः प्राप्त किया। इट सेव्ड हिज हार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग, इसने उनके दिल को टूटने से बचाया। एंड रेस्क्यूज हिज पर्सनैलिटी फ्रॉम अटर कोलैप्स, और उनके व्यक्तित्व को अटर कोलैप्स माने पूरी तरह बिखरने से बचाया। आंसू इज एन अकाउंट, यानी आंसू एक वर्णन है, ऑफ हिज मिजरेबल कंडीशन, उनकी दुर्दशा का।
एंड रेस्टोरेशन ऑफ बैलेंस, और उनके संतुलन को पुनः प्राप्त करने का। आंसू इज ऑल्सो अ लिरिक ऑफ लव। आंसू एक प्रेम की कविता भी है। इट हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ लिरिकल पोइट्री। तो लिरिकल पोइट्री की सारे गुण इस कविता में हैं। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ग्रेट आइडिया, सब्जेक्टिविटी ऑफ थॉट एंड फीलिंग, हाई इमेजिनेशन एंड पिक्टोरियल आर्ट। ये पिछले आंसर में भी था सेंटेंस। आंसू इज़ अ लॉन्ग पोइम कंसिस्टिंग ऑफ 190 स्टेंजाज ऑफ 4 लाइन्स ईच। इट में रफली बी डिवाइडेड इनटू 17 बुक्स। तो ये लाइन्स, ये सेंटेंसेस पिछले आंसर में भी थे, आपको इनका मीनिंग मालूम ही है। अब देखिए एनालिसिस, यानी इस पूरी कविता की एक विश्लेषण बोलते हैं एनालिसिस को हिंदी में, यानी डेवलपमेंट ऑफ थॉट। जो इसका थॉट है, जो विचार है, वो कैसे डेवलप होता है। द बुक 1 कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेंजाज। तो बुक 1 में 4 स्टेंजा हैं, 4 पद्यांश हैं। एंड इट एक्सप्रेसेस डीप पैथोस ऑफ द पोइट्स हार्ट, और ये कवि के हृदय की गहरे दुख को अभिव्यक्त करती है। यहाँ हो सके तो जो पहला स्टेंजा भी मैंने आपको बताया था, इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, तो वो वाला स्टेंजा यहाँ कोट कर दीजिएगा अगर आप कर पाएँ तो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। उसे तो ज़रूर कम से कम एक स्टेंजा स्टार्टिंग का और एक एंड का, उतना तो आप रट लीजिए। द बुक सेकेंड कंसिस्ट ऑफ 11 स्टेंजाज। तो बुक सेकेंड में 11 स्टेंजा हैं। एंड इट एक्सप्रेसेस सेंस ऑफ लॉस दैट फिल्स द पोइट्स हार्ट विद अ ग्लूमी प्राइड। और इसमें एक सेंस ऑफ लॉस है, यानी जो उनका नुकसान हुआ, जो उनकी हानि हुई है अपनी पत्नी की मृत्यु से, वो दर्शाया गया है। और कवि का हृदय यहाँ दुख से भर जाता है, अंधकार से भर जाता है। द बुक 3 कंसिस्ट ऑफ 23 स्टेंजाज। बुक 3 में 23 स्टेंजा हैं। एंड इट एक्सप्रेसेस द पोइट्स मेंटल स्टेट। और ये बुक जो है, बुक 3 कवि के मानसिक स्थिति का वर्णन करती है। इन विच, जिसमें कि ही शेड्स अ स्ट्रीम ऑफ टीयर्स, वो अश्रुधारा बहाते हैं। इन द मेमोरी ऑफ हिज डिपार्टेड वाइफ, अपनी यानी मरहूम पत्नी की याद में। इट हर्ट्स हिम दैट नो वन सीम्स सिंपैथाइज्ड विद हिम। ये देखकर उनको बड़ी चोट लगती है कि किसी को भी उनसे सहानुभूति नहीं है। द बुक 4 कंसिस्ट ऑफ 14 स्टेंजाज। बुक 4 में 14 स्टेंजा हैं। एंड इट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द पोइट्स बिलवेड वाइफ। और यहाँ कवि की प्रिय पत्नी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। द बुक 5 कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेंजाज। बुक 5 में 7 स्टेंजा हैं। द पोइट मार्क्स एक्सप्रेशन ऑफ हिज पर्सनल फीलिंग्स इन ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। तो जो कवि हैं अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को प्रकृति के चीज़ों में देखते हैं। द बुक 6 कंसिस्ट ऑफ 15 स्टेंजाज। और छठी जो बुक है उसमें 15 स्टेंजा हैं। द पोइट फेल्स टू डिसाइड इफ हिज वाइफ वर अ रियल बीइंग और मियर इल्यूजन। तो इस बुक के जो स्टेंजाज हैं उसमें कवि ये डिसाइड नहीं कर पाते, ये निर्णय नहीं ले पाते कि उनकी जो पत्नी थी वो वास्तविक इंसान थी या केवल इल्यूज़न थी। यानी इतनी खूबसूरत क्या कोई इंसान हो सकता है, उन्हें यकीन नहीं होता है। तो लगता है कि उनकी जो पत्नी है वो एक इल्यूज़न थी, वास्तविक इंसान नहीं थी। द पोइट फील्स द मेमोरी ऑफ हिज बिलवेड इज़ लाइक म्यूज़िक रिंगिंग इन डेजर्ट। उनको ऐसा अनुभव होता है जैसे कि उनकी पत्नी की जो यादें हैं वो एक म्यूज़िक की तरह हैं, संगीत की तरह हैं, जो कि डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में बज रहा हो। द बुक 7th कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेंजाज। एंड इट यानी बुक 7th में 5 स्टेंजा हैं। एंड इट एक्सप्रेसेस द पोइट्स डिलाइट कॉज्ड बाय द स्वीट मेमोरी ऑफ हिज बिलवेड। और यहाँ उनको एक प्रसन्नता होती है क्योंकि उनको अपनी पत्नी की साथ बिताए हुए कुछ पलों की सुखद यादें आती हैं। द बुक 8 कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेंजाज। और बुक 8 में 6 स्टेंजा हैं। एंड इट एक्सप्रेसेस हाउ स्वीट वॉज द पोइट्स मीटिंग विद हिज बिलवेड वाइफ। और यहाँ वो याद करते हैं कि अपनी पत्नी के साथ उनका मिलन कितना सुखद था। द बुक 9 कंसिस्ट
ऑफ 19 स्टेंजाज, बुक 9 में 19 स्टेंजा हैं, एंड इट एक्सप्रेसेस द इल फेट ऑफ लव इन ह्यूमन लाइफ। और इस बुक में दिखाया गया है कि इंसानों के जीवन में प्रेम का जो भाग्य है वो ऐसा ही दुखद होता है। ए मोहब्बत तेरी, क्या है वो गज़ल, अरे ए मोहब्बत तेरे अंजाम पर रोना आया। तो यहाँ वही उस तरीके से ही लगभग वो रोते हैं कि इंसानों के जीवन में जो प्रेम है उसका हश्र क्या होता है। द बुक 10 कंसिस्ट ऑफ 14 स्टेंजाज, बुक 10 में 14 स्टेंजा हैं, एंड इट एक्सप्रेसेस द पोइट्स कंप्लेंट। और यहाँ कवि ने शिकायत की है अगेंस्ट हिज बिलवेड, अपनी महबूबा से, फॉर लिविंग हिम एलोन, कि वो अकेला छोड़कर चली गई हैं यहाँ, टू वीप इन द क्रूअल वर्ल्ड, इस निर्दयी संसार में रोने के लिए अकेला छोड़कर चली गई तुम। द बुक 11 कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेंजाज, बुक 11 में 2 स्टेंजा हैं, एंड इट एक्सप्रेसेस द पोइट्स होप। और यहाँ कवि की उम्मीद अभिव्यक्त होती है फॉर द हैप्पी रिटर्न ऑफ हिज डिपार्टेड वाइफ, कि उनकी जो पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई हैं वो वापस आएंगी। ही होप्स शी विल शेयर हिज ग्रीफ, और उनको लगता है कि वो आकर उनका दुख बांटेंगी। द बुक 12th consists of 9 stanzas and it expresses miseries of the poet's heart। और बुक 12 में 9 स्टेंजा हैं और कवि के हृदय के दुख की अभिव्यक्तियाँ होती हैं। द पोइट वीव्स लॉन्गिंग फॉर रेस्ट एंड डीप स्लीप, तो यहाँ कवि रोता है और उसको आराम और गहरी नींद की ज़रूरत है। द बुक 13 कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेंजाज, बुक 13 में 5 स्टेंजा हैं, एंड इट एक्सप्रेसेस डीप एगनी ऑफ द पोइट्स हार्ट। और यहाँ कवि के हृदय की गहरी जो दुख है, पीड़ा है, वो अभिव्यक्त हुई है। ही स्पेंड्स द होल नाइट इन वीपिंग फॉर हिज डिपार्टेड वाइफ, वो पूरी रात अपनी पत्नी के लिए रोते हुए गुजारते हैं। फिर द बुक 14 कंसिस्ट ऑफ 12 स्टेंजाज, तो बुक 14 में 12 स्टेंजा हैं, एंड इट ब्रिंग्स टू लाइट द पोइट्स एफर्ट टू गेट ओवर द ग्रीफ। और यहाँ इस बुक में कवि कोशिश करता है अपने दुख से ऊपर उठने की। द बुक 15 कंसिस्ट ऑफ 17 स्टेंजाज, 15वीं बुक में 17 स्टेंजा हैं, एंड इट एक्सप्रेसेस अ नोट ऑफ होप। और यहाँ उम्मीद की एक किरण दिखती है। इन द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज में, ही एस्पायर्स टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज बिलवेड, वो इच्छा रखते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी की छवि दिखाई देगी, ब्लेसेड विद इनोसेंट ब्यूटी, जिसकी के मासूमियत से भरी खूबसूरती है। द बुक 16वीं किताब में कंसिस्ट ऑफ 13 स्टेंजाज, उसमें 13 स्टेंजा हैं, एंड इट एक्सप्रेसेस द पोइट्स विश टू बी हैप्पी। और यहाँ कवि की इच्छा अभिव्यक्त होती है खुश होने की, वो खुश रहना चाहते हैं। ही इज़ विलिंग टू टर्न हिज सोरोज इनटू स्माइल्स, वो अपने दुखों को मुस्कानों में बदलना चाहते हैं। द लास्ट बुक, और जो अंतिम किताब है 17वीं, कंसिस्ट ऑफ 14 स्टेंजाज, उसमें 14 स्टेंजा हैं, एंड इट एक्सप्रेसेस द पोइट्स अटेम्प्ट टू जनरलाइज हिज ग्रीफ। और यहाँ अपने दुख का वो सामान्यीकरण करना चाहते हैं। ही मार्क्स इट एज अ कस्टम इन नेचर, वो ये मानते हैं कि ये प्रकृति का नियम है, दैट ट्रू लव इज़ बिट्रेड एवरीवेयर, कि सच्चे प्रेम को हर जगह धोखा ही खाने को मिलता है। ही लुक्स एट द सफरिंग मैनकाइंड, वो पीड़ित मानवता की ओर देखते हैं, एंड फील्स इंस्पायर्ड, और उनको इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, टू बियर हिज ग्रीफ साइलेंटली, अपने दुख को चुपचाप सहन करने की। तो ये पूरी बुक की एनालिसिस हो गई। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको बहुत काम आएगी, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस बुक में क्या बताया गया है या कितने स्टेंजाज हैं। वैसे कितने स्टेंजाज हैं ये ना ही पूछे एग्जामिनर तो अच्छा है, क्योंकि बहुत टफ पड़ेगा बच्चों के लिए। लेकिन कुछ एग्जामिनर्स कभी नहीं सोचते कि बच्चे बेचारे कितना परेशान हो जाएंगे। तो बेटा हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, वैसे भगवान से प्रार्थना करूँगी कि ना आए। फिर देखिए अ पोएम ऑफ लव, प्रेम गीत।
आंसू इज़ अ पोएम ऑफ लव। आंसू एक प्रेम गीत है। इट एक्सप्रेसेस द पोइट्स डीप लव फॉर हिज डियर डिपार्टेड वाइफ। तो उनकी जो मरहूम पत्नी है उनके प्रति गहरा प्रेम यहाँ व्यक्त किया गया है। शी डाइड यंग लिविंग हिम अलोन इन द वर्ल्ड। अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई और वो उन्हें अकेला छोड़ गई। ही क्लेम्स विद प्राइड। ये हम सब पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना, पूरा डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा टॉपिक डिस्कस हो गया है। फिर देखिए नेक्स्ट, अ पोइम ऑफ सॉरो, यानी दुख की कविता। आंसू एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑफ द पोइट्स ग्रीफ कॉज्ड बाय अनटाइमली डेथ ऑफ हिज वाइफ। तो आंसू कविता में उनकी गहरी भावनाएं व्यक्त हुई हैं जो कि असमय मृत्यु से पैदा हुई। असमय मृत्यु से, उनकी पत्नी की असमय मृत्यु से जो दुख पैदा हुआ उसकी भावनाएं यहाँ अभिव्यक्त हुई हैं। ही बिकम्स इम्पेशेंट, वो अधीर हो जाते हैं। हिज हार्ट इज़ फिल्ड विद डीप एगनी। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ही इज़ अपसेट, ही शेड्स टीयर्स बट द ऑलमाइटी डू नॉट अपीयर सिंपैथाइज्ड विद हिम। तो कुछ सेंटेंसेस वही हैं जो पिछले वाले आंसर में थे, लेकिन ये दोनों जगह काम आएंगे, है ना। आंसू के ऊपर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भी ये सेंटेंसेस आपके काम आएंगे, मटेरियल काम आएगा, और पोइट के ऊपर पूछे जाएंगे तब भी ये मटेरियल काम आएगा। हिज लाउड क्राइज आर not able to win Almighty's favor and he gets no relief from his deep sorrow, his mind is devoid of peace। अब इसी तरीके से जैसे उस दूसरे वाले क्वेश्चन में आया था अ पोइट ऑफ होप, यहाँ अ पोइम ऑफ होप कर दिया है। आंसू इज़ अ पोइम ऑफ होप। इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑफ होप इवन इन utmost gloom of sorrow। The poet makes efforts to get over his grief by seeing the beauty of his beloved in objects of nature। He expresses thoughts of hope in the rising sun। He wishes to see the reflection of his beloved blessed with innocent beauty। पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसको। फिर अ पोइम ऑफ ह्यूमन सफरिंग। अब वहाँ पर यही हेडिंग था, अ पोइट ऑफ ह्यूमन सफरिंग। तो देखिए एक ही मैटर, आप ये टेक्निक देख लीजिए कि मैटर वही है, लेकिन वहाँ पोइट पर क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था तो वहाँ ये सारे हेडिंग्स क्या थे, अ पोइट ऑफ होप। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है पोइम पर बेस्ड है, तो हम क्या कर देंगे उसी को, हेडिंग को, अ पोइम ऑफ होप। इसी तरीके से अ पोइट ऑफ ह्यूमन सफरिंग, और पोइम पर पूछा गया है तो फिर अ पोइम ऑफ ह्यूमन सफरिंग। और देखिए तो सारा वही है, मैटर वही है, दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। उसी तरीके से अ पोइम ऑफ नेचर, और वहाँ पर हेडिंग था अ पोइट ऑफ नेचर। और देखिए सारा मटेरियल वही है। और देखिए जो नेक्स्ट हेडिंग है अ पोइम ऑफ सेंसुअस आर्ट, ये भी वहाँ पर जो हेडिंग था अ पोइट ऑफ सेंसुअस आर्ट, और यहाँ क्योंकि पोइम पर क्वेश्चन है तो अ पोइम ऑफ सेंसुअस आर्ट। बाकी सारा मैटर वही है। तो यही टेक्निक बस आप सीख लीजिए कि मैटर आपके पास है, अब उस मैटर को यूज़ कैसे करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसी मैटर को यूज़ करने की टेक्निक आप सीख लीजिए, तो आपके लिए हर क्वेश्चन का आंसर देना आसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो में इतना काफ़ी होगा, आपको सफिशिएंट मैटर मिल गया, आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, है ना। दिमाग में रखिएगा ये सारी चीज़ें कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एज अ सेंसुअस पोइट तो हम क्या लिखेंगे, एज अ पोइट ऑफ नेचर पूछा गया है तो हम क्या लिखेंगे, एज अ पोइट ऑफ ह्यूमन सफरिंग पूछा गया है, एज अ पोइट ऑफ होप पूछा गया है तो हम क्या लिखेंगे। सारा मैटर यही आपको यूज़ करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप अच्छा कर पाएंगे, और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।